राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग फिर से सीडीपी का क्वेश्चन करेंगे। सीडीपी का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट आता है। 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस सेट करके जाते हो, तो आपको 26, 27 पाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप लोग सीडीपी में नंबर गेन करने का सोचिएगा कि आप लोग नंबर इसमें गेन कैसे कर सकते हैं। इसके ऑप्शन ज़्यादातर आप लोग सही लगा कर आ सकते हो, अगर आप लोगों ने सभी राइटर्स की थ्योरी पढ़ी होगी तो। पहला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को डैश विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों को, अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएं। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करना चाहिए, मतलब लेबलिंग कर देना चाहिए। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। आपका पहले देखिए, ये लेबलिंग वाला तो पहले ही आपका गलत हो जाएगा कि लेबलिंग नहीं करना चाहिए बच्चों में, और विविधता की उपेक्षा कर देंगे और उनकी मानक विधि को अपनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें करेंगे तो इससे बच्चा नहीं आगे बढ़ेगा। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 एक सही है और एक ऑप्शन 3 सही है। तो नीचे देखिए, आपके चारों ऑप्शन में ऑप्शन दिए होते हैं। यही सारे क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा बीतता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन में एक बार पढ़ करके समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आप लोग एक बार में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, आप लोग इसमें ज़रा सा गलती करेंगे, आप लोग का 1 नंबर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिकूल परिस्थितियों में और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। आप लोग ये नहीं वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि सीटेट जानबूझ करके नहीं वाला भेजता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और गलत कर दें। पहला इसका ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। अगला ऑप्शन है, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला ऑप्शन है, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख और आई चुनौतियों को समझना। चौथा ऑप्शन है, अधिगमकर्ताओं को विद्यालयों के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। इसमें देखिए 3 ऑप्शन आपको प्रभावशाली वाले मिले हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे बाहर उनको अधिक ध्यान न देना पड़े। ये अध्यापक गलत कर रहा है अपने लिए। इससे बच्चा उनके पास ना आकर के ट्यूशन की ओर भागेगा, इससे बच्चा प्रभावशाली नहीं बनेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पूछा ही गलत है। इसमें देखिए नहीं पूछा है, प्रभावशाली नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान से करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डैश का कोई आपसी संबंध नहीं है, कोई भूमिका नगण्य है, का कोई प्रभाव नहीं होता है, का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था बच्चों के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका तो होगी, ऑब्वियस है। इसमें कोई संबंध नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। पहले आप लोग एलिमिनेट करिए। इसमें नगण्य वाला भी गलत हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं होता, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। कैसी वातावरण की रचना करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए, इसमें ये पूछा है। इसमें पहला हो जाएगा, सहयोगिक होनी चाहिए और प्रतिस्पर्धिक वातावरण के बजाय सहयोगिक वातावरण हमारा कक्षा का होना चाहिए, जिससे बच्चा आगे बढ़ सके, एक दूसरे से जलन भाव न रखे। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, भयावह सुसाध्यक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भयावह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रतिस्पर्धिक सुसाध्यक बिल्कुल नहीं, प्रतिस्पर्धिक या सहयोगिक ये आपको पलट करके दे दिया है। कोलैबोरेट करने चाहिए, बच्चे को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, जिससे बच्चा आगे बढ़ सके और अच्छे से लर्निंग उसकी हो सके। इसमें एक और प्लस पॉइंट होता है कि जहाँ बच्चा आपको एक्टिव दिख रहा है जिस ऑप्शन में, आपका लगभग वही ऑप्शन सही होता है, और केवल वाले ऑप्शन ज़्यादातर में देखा गया है कि गलत होता है। इसलिए केवल वाले ऑप्शन आप लोग पहले ही कट कर दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों के अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलिएगा, ताकि आप लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सके। पहला ऑप्शन है, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। प्रभावशाली पद्धति तो नहीं लग रहा है।
प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हैं। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात है कि आप लोग गलत चीज़ों पे बल दे रहे हैं। और प्रतियोगिता में खाली भाग लेने से कुछ नहीं होता है। जब आपका बच्चा प्रभावशाली है, प्रतिभाशाली है, तो वो खुद अपना अचीव करता चलेगा। इसमें क्या हो जाएगा, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, उनको थोड़ी थोड़ी हेल्प करना ताकि वो उसको और अच्छे से कर सकें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, पाढ़ वाले में देखा गया है कि लेव वाइगोत्स्की ने उसको ज़्यादा प्रमोट किया है, तो पाढ़ वाला किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका ऑप्शन आपके सामने है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियात्मक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण, छानबीन की लालसा होती है, मतलब जिज्ञासु टाइप के होते हैं। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, मतलब जो देखा है उसको खुद से ही एडिट करना कि हाँ ये ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चे प्रत्यय को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अधिगम एक और डैश प्रक्रिया है। अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। मतलब अधिगम क्या है, हमेशा थोड़ा टफ प्रोसेस है और एक्टिव रहना है। इसमें सरल और व्यक्तिगत नहीं होगा, जटिल निष्क्रिय तो नहीं होगा, सरल और रैखिक भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डैश करना चाहिए। इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषीय विविधता को डैश चाहिए, समझना चाहिए। अनदेखा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, टालना बिल्कुल नहीं चाहिए, अपेक्षित करना चाहिए, समझना चाहिए। अपेक्षित भी नहीं करना चाहिए, जो नेगेटिव पॉइंट है ये सारे हमारे नेगेटिव पॉइंट है, इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, समझना चाहिए। इसलिए आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना और फिर ध्यान से करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की, मतलब जो असेसमेंट है, जो उसका लर्निंग का असेसमेंट है, विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है, मतलब चेंज करती है। इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित होना चाहिए, व्यवहारवादी होना चाहिए, अध्यापक केंद्रित होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए। देखिए, पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, अध्यापक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, व्यवहारवादी लगभग नहीं है, सही है। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रगतिशील होना चाहिए, मतलब निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। आप लोग को सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है कि उसमें आपका क्या सही होगा। क्वेश्चन बनाने वाले के हिसाब से सोचना पड़ता है कि आप इस क्वेश्चन का वो क्या आंसर सही मान सकता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। जो बच्चे विद्यालय में असफल हो जाते हैं, इनका क्या होगा, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और उन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सूचित करता है कि अभिभावकों में, जो पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम सामर्थ्य नहीं होता है। ऑप्शन डी है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं। ये विद्यालय की गलती होती है, उनको स्कूल से निकालना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। पेरेंट्स की इसमें कोई गलती नहीं होती है। और वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य, ऐसा तो कहना पॉसिबल ही नहीं है। कहते हैं ना, बच्चे कोरी स्लेट भी नहीं होते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ आता रहता है। विद्यालय में जाने से पहले छोटे बच्चे ABCD नहीं बोलते हैं, उनको विद्यालय में जाके वो प्रोसेस सिखाया जाता है कि आपको बोलना किस तरीके से है, करना किस तरीके से है।
इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं सारी वीडियो में 10-10 क्वेश्चन कराती हूँ ताकि आप लोग को भी बोरिंग ना लगे, और आप लोग 10 क्वेश्चन में बताइएगा कितना आप लोगों ने सही किया है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सके सीटेट एस्पिरेंट के साथ, ताकि वो लोगों का भी सीटेट क्लियर हो सके। विश यू ऑल द बेस्ट। सीटेट का डेट आ चुका है, फॉर्म आ चुका है, आप लोग फिलअप करिए, एग्ज़ाम दीजिए, आप लोग का पेपर अच्छा जाएगा। थैंक यू।